तैयार हो सभी? हेलो हेलो। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे, कल मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी, आप सभी को याद है? एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करके बता देता हूँ। यहाँ से मैंने कोमल फ्लोर पार्ट मैंने आपको बताया, सबको पता है। यहीं से आपको पार्थेनोकार्पी समझ में आएंगी, यहीं से आपको एपोमिक्सिस समझ में आएगी, इसके बाद में यहीं से आपको पोलिनेशन समझ में आएगा। उसके बाद में मैं बात करूँ यहीं से, अब मोनोसिस डायोसिस मैंने आपको अच्छे से समझाया था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। कंडीशन मेरे सामने आपको इमेज के माध्यम से मैंने बता रखी थी, आपको कॉन्सेप्टली मैंने बताया है। उसके बाद में आगे हम बात करें, मैंने ये टाइप्स ऑफ पोलिनेशन बताया था, ये सारी चीज़ बताई थी, पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस। अब हम बात करेंगे पहले पार्थेनोकार्पी और एपोमिक्सिस के पहले हम बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स डेवलपमेंट कैसे होता है आपको मैंने अभी बताया कि दो चीज़ ध्यान रखना है आपको। एक चीज़ तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे कोई भी फ्रूट डेवलप होगा, उसको डेवलप होने के लिए क्या चाहिए? निषेचन चाहिए। निषेचन का मतलब मेल और फीमेल पार्ट, मेल और फीमेल पार्ट। यानी कि मैंने एक फ्लोर पार्ट बताया, उसमें मैंने आपको पराग नलिका बताई, उसमें बोला कि अंड कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो मैंने इस तरीके से आपको बताया कि एक स्टिग्मा होता है और इस स्टिग्मा पर जो है, इस वर्तिकाग्र पर एक नलिका होती है और यहाँ पे जो है एक कोशिकाएं होती है, अंड कोशिकाएं, और ये कौन सी होती है? ये होती है वर्तिकाग्र। और पुंकेसर स्टेमन से निकलकर परागकण का यहां पर आना, पोलन का यहां पर आना, पोलन आया और ये पोलन धीरे धीरे कहां जाएगा? पराग नलिका से होते हुए अंड कोशिका में जाएगा और अंड कोशिकाएं फर्टिलाइज हो जाएगी, निषेचित हो जाएगी और निषेचित होकर एक एम्ब्रियो का निर्माण करती है। क्या करती है? एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो के बनने के बाद में उसमें सीड बनता है, सीड के बाद में क्या बनता है? फ्रूट्स बनता है। ये जो फ्रूट्स बन रहा है एक तरीके से क्या है? सेक्सुअल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? सेक्सुअल प्रोसेस। सेक्सुअल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहां पर जो डेवलप हो रहा है फ्रूट, उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का कोल्वेंट है, आपस में बॉन्ड है मेल का, और ये क्या है? मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है और यहां पर अंड कोशिकाएं हैं, फर्टिलाइज्ड हो रही है, एग कोशिकाएं, और एम्ब्रियो बन रहा है, सीड बन रहा है। देन उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स जो बना हुआ है, फ्रूट्स जो है, उसके बाद में एक फ्रूट्स बनता है कि ये परागकण यहां से निकलकर, मैंने कल बताया था कि ये जो परागकण यहां से निकलकर एक यहां पर जो है पिस्टल के पास में यहां पर एक पुष्पासन वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है? पुष्पासन वाला भाग। तो यहां पर चले जाते हैं तो पूरा पुष्पासन वाला भाग ही एक फल में परिवर्तित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। जैसे अपवाद के रूप में जिसे हम फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं, असत्य फल। नाशपाती, स्ट्रॉबेरी बताया था मैंने, सेब बताया था, एप्पल। तो फल जब बन रहा है तो फल बनने के बाद में यहां पर मैंने आपको बताया कि मेनली जो फ्रूट्स होते हैं, क्या होता है? फ्रूट्स किससे डेवलप होता है? सीड से डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है? सीड से। अर्थात ओवरी से डेवलप कौन होता है? ओवरी से क्या डेवलप होता है? एम्ब्रियो। ओवरी से क्या डेवलप होता है? एम्ब्रियो। और सीड से क्या डेवलप होता है? परिपक्व सीड, मैच्योर सीड से क्या बनता है? फल बनता है। परिपक्व ओवरी से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। तो इसके अंदर पाए जाएंगे विभिन्न प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं फ्रूट्स के अंदर। और जब इनके अलग अलग प्रकार के बारे में हम बात करेंगे तो निषेचन की स्थिति के आधार पर देखेंगे, खाने योग्य भाग के आधार पर फलों को खाने योग्य भाग के हिसाब से हम देखेंगे। दूसरा, हम फल के प्रकार देखेंगे उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, स्थिति के आधार पर। तो यहां पर जो ये फल बना, इसके अंदर फल में क्या क्या पाया जाता है? एक तो न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होती है, विटामिन अच्छे होते हैं, खनिज लवण भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए व्हाट इज फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पर जो है राजकुमारी बिल्कुल जुड़ चुकी है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। तो अब हम बात करें, रिवीजन क्लास चल रही है आपके, डेमो क्लास जो है बेसिक हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। तो यहां पर जो है आगे हम बात करें, देखो आगे देखते हैं यहां पे, ये तो मैंने बेसिकली आपको कोई नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए मेनली फ्रूट्स क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो बात है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके पार्ट्स। हम डिवाइड करूंगा फ्रूट्स कितने प्रकार के होते हैं, पहले मैं ये चीज बताऊंगा, उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्लाइड में एपोमिक्सिस के बारे में और पार्थेनोकार्पी के बारे में बताऊंगा। देखो बिल्कुल आपको अंदाजा लगाना है कि यहां पर जो है कोई भी फ्रूट्स को हम एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट्स का एक आपके टॉपिक चलता है, एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट्स बेसिक हॉर्टिकल्चर में, कि फल का खाने योग्य भाग कौन कौन से, उसको समझने से पहले मैं फल के व्हाट इज फ्रूट्स आप समझ में आया, विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, खाने योग्य होते हैं, जिसका निर्माण जो होता है सीड के द्वारा होता है, ओवरी के द्वारा एम्ब्रियो बनता है, अर्थात उसे हम क्या कहते हैं, फल कहते हैं। फल दो प्रकार से बनते हैं, एक तो ट्रू फॉल और एक फॉल्स। मैंने बता दिया, एक पुष्पासन से हो रहा है निर्माण और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेल और फीमेल पार्ट भाग लेकर फल बन रहा है। तो फल बनने के बाद में आपने देखा होगा कि एक तरीके से हम हॉर्टिकल्चर या वर्टिकल हम दो भागों में बांट ले, फ्रूट्स को दो भागों में बांट लो। बांटने के बाद में एक भाग ये देखो, इसके जो लेबल डायग्राम मैंने आपको बताया, इससे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये ध्यान में रखना है। इससे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी मैनली फ्रूट्स का कौन सा पार्ट हम खाते हैं तो वो दिमाग में अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज हम खा सकते हैं, इसमें जब ऑप्शन होंगे अपने पास ये चीज समझ में आ जाएगी, नहीं तो वो चीजें रटनी पड़ेगी। मीजोकार्प किसमें खाते हैं, पेरिकार्प किसमें खाते हैं, रसदार टेस्टा किसमें खाते हैं, बीज आवरण किसमें खाते हैं, ये चीजें एक बार देखनी पड़ेगी। लेकिन विजुअलिटी हम डायग्राम में देखें तो फ्रूट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, अंदर पार्ट तो पता होना चाहिए। देखो सीड से, सीड जो है सीड और एक होता है पेरिकार्प, दो मैनली पार्ट हम बात करेंगे। सही बात बोली ना मन। देखो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो जो है सीड वाला भाग होता है, आपने देखा होगा हम खाते हैं अंदर सीड ही सीड होते हैं, मैं मेजर फ्रूट्स के बारे में बात कर रहा हूं, और उसके ऊपर फिर एक कठोर सी लेयर होती है आप जानते हो। तो उस सीड से क्या क्या, सीड में क्या क्या होता है, एक तो एंडोस्पर्म होता है, क्या होता है एंडोस्पर्म, क्या होता है एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो होता है, और क्या होता है सीड कोट, सीड पर लगी हुई जो कोट होती है वो क्या होती है सीड कोट। ये तो अंदर वाले भाग, एंडोस्पर्म अंदर वाला भाग, एम्ब्रियो उससे ऊपर वाला भाग, और उसके ऊपर एक छोटी सी परत लगी होती है, ये परत, ये जो आपको दिखाई दे रही है दूर से, इसे कहते हैं सीड कोट। जो सीड के पार्ट है वो कौन कौन से हैं, एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो है और सीड कोट। उसके बाद में एक दूसरा भाग आता है फल का, पेरिकार्प। क्या आता है पेरिकार्प, और पेरिकार्प का मतलब है, आप ध्यान रखना बेटा, पेरिकार्प का मतलब है, कहीं भी किताबों में आपको रटना नहीं है, पेरिकार्प का मतलब है, देखो पेरिकार्प का मतलब है कि फल का वह भाग हम खा सकते हैं, तीनों भाग, यानी कि एंडोस्पर्म, मेसोकार्प और एक्सोकार्प। एक्सोकार्प जो होता है वो बाहर बाहर दिखाई दे रहा है ना लेयर, वो उसे हम क्या कहते हैं एक्सोकार्प, बाहरी परत कहते हैं उसको, क्या कहते हैं बाहरी परत। उसके बीच वाली परत को हम क्या कहते हैं मीजोकार्प, इसको कहते हैं मध्य फल बीती, क्या कहते हैं मध्य फल। और उससे थोड़ा सा अंदर सीड कोट के पास वाले को क्या कहते हैं एंडोकार्प, क्या कहते हैं एंडोकार्प। अब देखो जैसे आपने बोला कि सर जो है बेर है जिजीपस मोर्शियाना, उसमें खाने योग्य भाग क्या है पेरिकार्प, पेरिकार्प प्लस मीजोकार्प, पेरिकार्प प्लस पीजो, क्योंकि बेर में तो एंडोस्कार्प भी खा लेते हैं, सीड कोट को छोड़कर, स्टोन वाले भागों को छोड़कर सब खा लेते हैं, मीजोकार्प भी खा लेते हैं और ऊपर वाला एक्सोकार्प भी खा लेते हैं। हाँ एंडोकार्प नहीं खाते तो हम कहते हैं ना पेरिकार्प, हम पेरिकार्प प्लस मीजोकार्प लिख सकते हैं उसको, पेरिकार्प प्लस मीजोकार्प। अब जैसे पपाया है, पपाया पपीता के अंदर हम बात करें, पपीता के अंदर हम बात करें जो है केरी का पपाया, इस केरी का पपाया में हम मीजोकार्प खाते हैं, क्या खाते हैं ओनली फॉर मीजोकार्प खाते हैं। मध्य फल बीती खाते हैं, क्या खाते हैं मध्य फल बीती खाते हैं।
मैंगो के बारे में हम बात करें तो मैंगो के अंदर भी हम क्या कहते हैं, मैंगो के अंदर हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं, मीजोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोकार्प। नारियल है, नारियल के अंदर आपको, नारियल में अब देखो कुछ भी नहीं कि अंदर ही अंदर वाला भाग खाते हैं, अंदर ही अंदर, मतलब वो एंडोस्पर्म खाते हैं, यानी कि एंडोस्पर्म खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं, एंडोस्पर्म खाते हैं, अंदर वाला जो व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट होता है एंडोस्पर्म खाते हैं। गवावा में खाने योग्य भाग, अमरूद में बताओ खाने योग्य भाग क्या है, पेरिकार्प। पेरिकार्प जो है गवावा में हम क्या है खाते हैं, पेरिकार्प को खाते हैं, है ना। उसके बाद में जैसे मैं आपको बात करूं, गवावा के बाद में जैसे एप्पल में हम क्या खाते हैं, एप्पल तो थैलेमस से बना हुआ है, तो उसका तो खाने योग्य भाग क्या हो गया, थैलेमस हो गया। पुष्पासन वाला भाग खाते हैं, नाशपाती में पुष्पासन वाला भाग खाते हैं। तो ये जो खाने योग्य भाग हैं, जैसे अब मैं बात करूं कि जैसे आपको पता है अनार है, अनार है, पोमग्रेनेट है। अब पोमग्रेनेट में तो बाहर, क्योंकि अंदर ही सीड होते हैं, और अब सीड के अंदर जूस होता है, सीड के अंदर क्या होता है, जूस। तो हम तो सीड को ही खाएंगे, जूस को ही खाएंगे। तो रसदार टेस्टा, यानी कि रसदार जो टेस्टा होता है, टेस्टा मतलब रसदार सीड कोट जो होती है, उसे हम खाते हैं। रसीला जो सीड टेस्टा होता है उसे ही हम क्या होते हैं, खाने योग्य। ये तो हम कॉमन सेंस की बात है, ये तो हम भी सोच सकते हैं। अब जैसे सीट्रस वर्ग के हैं, सीट्रस वर्ग में क्या खाते हैं, सीट्रस वर्ग में आपको पता है जो फाइबर होते हैं, फाइबर होते हैं, वो फाइबर होते हैं, रसीले फाइबर होते हैं जिनमें जूस भरा होता है। उन हेयर लाइक संरचना को हम क्या खाते हैं, खाते हैं जिनमें क्या भरा होता है, जूस भरा होता है। क्या भरा होता है, जूस भरा होता है। तो ये एडिबल पार्ट और पोर्शन में आपको इसलिए बता रहा हूं कि फल के जो पार्ट है, सीड जो है, सीड किन किन भागों से मिलकर बना हुआ है, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड को, बहुत काम में आने वाली चीजें हैं, बस आपको केवल दिमाग में याद रखना इन चीजों। अनार में सीड टेस्ट है बेटा, हाँ, जो रसीला सीड टेस्टा होता है ना वो खाते हैं, हाँ सीड टेस्टा आता है, सीड टेस्टा, जूसी सीड टेस्टा, जूसी सीड टेस्टा, या हम एरिल भी लिख सकते हैं, एरिल भी लिख सकते हैं इसको, एरिल भी बोल सकते हैं इसको, बेटा ध्यान रखना इसको। जो सीड टेस्टा कहते हैं ना, जूसी सीड टेस्टा को दूसरा नाम है एरिल, ठीक है। और ये सारी चीजें आप याद रखना बेटा, बहुत आपके काम में आने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट यहां पे जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट्स करके बताएं कौन कौन सा स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, उनके पास आवाज आ रही है, ठीक है। तो बेटा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो फ्रूट्स हैं उसके अलग अलग मैंने पार्ट बताए। अब आपने एक सर बात बताई थी पहले रिवीजन क्लास में, आपने ये बात बताई थी कि सर पार्थेनोकार्पी जो हैं उसमें बिना निषेचन के ही फल का क्या हो जाता है, निर्माण। तो बिना निषेचन के ही फल बनता है, बिना निषेचन के ही क्या बन रहा है, फल बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम अब पार्थेनोकार्पी को देखने की कोशिश करेंगे। देखो पार्थेनोकार्पी को हम देखेंगे, यहां पर देखो, हाँ पार्थेनोकार्पी में हम सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या हो गया, इसमें बैक नहीं हो रही है। देखो पार्थेनोकार्पी में जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, पार्थेनोकार्पी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो एनिसेक फलन, बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से आप समझने की कोशिश करना कि बेटा लोगों एक फ्रूट बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, वो बिल्कुल सीडलेस है, बिल्कुल क्या है, सीडलेस है। विंकलर एक वैज्ञानिक था, उसके ये बात समझ में नहीं आई कि कोई फ्रूट जो बन रहा है बिना सीड के बन रहा है।
1908 में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था विनक्लर, और इस विनक्लर के यह समझ में नहीं आई कि फल की उत्पत्ति बिना बीज के कैसे हो रही है। पार्थेनोकार्पी की खोज करने वाला वैज्ञानिक तो नोल था, ध्यान रखना, कौन था? नोल। लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला एपोमिक्सिस के बारे में और पार्थेनोकार्पी के बारे में बताने वाला विनक्लर, उनको यह समझ में नहीं आई कि यह हो कैसे गया, बिना सीड के फ्रूट कैसे बन गया। होता क्या है देखो, कि जब भी हम बात करें एग सेल्स होती हैं और उनमें जो है इस तरीके से द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं और एन कोशिकाएं होती हैं और 2n कोशिकाएं होती हैं, और इनसे जो एम्ब्रियो बनता है बिना निषेचन के ही, विदाउट फर्टिलाइजर, बिना निषेचन के ही फल बन रहा है। कि जब मुख्य रूप से निषेचन नहीं हुआ, उसके बाद में भी क्या बन रहा है? फल बन रहा है। तो विदाउट फर्टिलाइजर्स फल बन रहा है, और जो फल बन रहा है वो सीडलेस है बेटा। कैसा है? सीडलेस। ये कैसे चमत्कार हो गया? ये चमत्कार इसलिए हो गया, जब विंकलर ने इसकी खोज की तो इसका नाम उन्होंने दे दिया। आपने देखा होगा केला में सीड नहीं होते हैं प्राकृतिक रूप से, होना चाहिए ना। बनाना इज सीडलेस फ्रूट्स, ग्रेप्स इज सीडलेस फ्रूट्स, दैट इज अंगूर जो है, तरबूज, वाटरमेलन में कई ऐसी वेराइटी हैं जो सीडलेस आपको देखने को मिले, बिना बीज की। बात समझ में नहीं आई, क्या हुआ? तो विंकलर ने यह बताया कि जो भी वेराइटी बिना सीड के या जो भी फ्रूट बिना सीड डेवलप हो रहा है उसमें नेचुरली पार्थेनोकार्पिंग अकरिंग हो रही है। प्राकृतिक एनिसेक जनक की उन्होंने परिभाषा दी, और क्या बोला कि विदाउट फर्टिलाइजेशन यदि क्या बन रहा है? फल बन रहा है, तो उसे हम एनिसेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिसेक फलन कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं? या एनिसेक फलन या एनिसेक जनन। अब ये दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? एक तो प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक जो होती हैं, नेचुरल पार्थेनोकार्पी जो होती हैं, नेचुरल जो होती हैं बेटा, वो ध्यान रखना सर, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल होती हैं। प्रकृति के द्वारा किए गए जो भी हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिससे फल क्या हो जाता है? सीडलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? सीडलेस। प्रकृति के द्वारा किए गए नेचुरली हार्मोन जो सीक्रेट होता है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दो प्रकार का होता है, एक तो कृत्रिम और एक प्राकृतिक। नेचुरल ऑक्सीजन इंडोल एसिटिक एसिड जो पौधों में पहले ही होता है नेचुरली, दैट इज प्रेजेंट उस प्लांट। लेकिन नेफेथिलीन एसिटिक एसिड तो बनाया जाता है, उसी इंडोल एसिटिक एसिड जैसा बनाया जाता है। किसको बेटा? नेफेथिलीन एसिटिक एसिड। जो चीज बनाई जा रही है आर्टिफिशियल कहलाती है। कौन सी कहलाती है? आर्टिफिशियल। तो प्रकृति द्वारा सीक्रेट करके हार्मोन्स बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहे हैं, जिससे जो बिना निषेचन के ही फल क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। तो पार्थेनोकार्पी इसने बताया, विंकलर ने बताया कि जब कोई भी फ्रूट्स जो है जिसमें निषेचन नहीं होता है और डायरेक्ट फल बन जाता है, तो वो पार्थेनोकार्पी कहलाती है। क्या कहलाती है? पार्थेनोकार्पी। एक होती है नेचुरल, जो मैंने बता दिया, एक होती है आर्टिफिशियल। एक वेराइटी है जिसका नाम है मैंगो के अंदर, जो सीडलेस वेराइटी है, सिंधु। अब सिंधु वैरायटी के बारे में आप अंदाजा लगाओ, आइडिया लगाओ बेटा, कि वैरायटी के अंदर गूटी है, बिल्कुल बहुत छोटी छोटी गूटी निकलती है, 10-12 ग्राम की, तीसी 9 ग्राम से लेकर 12 ग्राम के बीच। अब तो हम उसको बोलेंगे कि ये तो सीडलेस ही है, बिल्कुल बारीक गूटी निकली तो सीडलेस ही है, बिल्कुल पूरा गुद्दा ही गुद्दा है, वैरायटी सीडलेस है। अब वो सिंधु वैरायटी को नेचुरली सीडलेस वैरायटी नहीं है, उसे सीडलेस बनाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। किसका? हार्मोन का छिड़काव करके।
हार्मोन का स्प्रे करके, हार्मोन का छिड़काव करके उसे आर्टिफिशियल रूप से उसे सीडलेस बनाया गया है। तो ऐसी पार्थेनोकार्पी को हम क्या कहेंगे? कृत्रिम एनिषेक जनन, कृत्रिम एनिषेक फलन। ठीक है, तो कृत्रिम एनिषेक फलन। समझ में आ गया? तो ये तो क्या हो गया? पार्थेनोकार्पी। जैसे वाटरमेलन है, सीडलेस वेराइटी आ रही है आजकल, वाटरमेलन की सीडलेस वेराइटी आ रही है, नहीं तो पहले बहुत सारे सीड आते थे, खाओ तो सीड जाए अंदर। हाँ, शुगर बेबी वेराइटी, अभी वेराइटी पढ़ाऊंगा, शुगर बेबी है, कई बहुत सारी वेराइटी है। तो ये जो सीडलेस वेराइटी डेवलप होती है बेटा, एक तो जैसे बनाना है, बनाना में नेचुरल पार्थेनोकार्पी है, ग्रेप्स है उसमें नेचुरल पार्थेनोकार्पी है, इसमें किसी आर्टिफिशियल लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आप सभी जुड़े हुए हो, यहां पे 5 स्टूडेंट जुड़े हो। राहुल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसा है? एक बार क्लास को आप सभी एप्लीकेशन पे मैसेज भेज दीजिए, ताकि डेली आपकी जो क्लास हो रही है, डेमो क्लासेस जो है, रिवीजन क्लासेस चल रही है आपकी, वो आप लेते रहो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई। दूसरी चीज एक और इसी से रिलेटेड एक बात और बताऊंगा मैं, वो है एपोमिक्सिस, असंजनन जनन, असंगतता, एपोमिक्सिस है पार्थेनोकार्पी जैसे ही, लेकिन थोड़ा सा उसमें बदलाव हो रहा है। क्या बदलाव हो रहा है? देखो, हाँ, अब देखो इसमें जो बदलाव हो रहा है, वो बदलाव क्या हो रहा है बेटा? देखो यहां पे हम बात करें, देखो असंजनन, एपोमिक्सिस का मतलब होता है, ये भी विंकलर ने 1908 में बताया था। कब बताया था? 1908 में विंकलर ने बताया था। एक प्रकार का एलिंगिंग जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बेटा कैसे है सेक्सुअल? कि बेटा यहां पर बिना निषेचन के ही क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है, और वो क्या बन रहा है? सीड बन रहा है। विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप ऑफ सीड, बिना निषेचन के ही। उधर बिना निषेचन के क्या बन रहा था? पूरा फल। और यहां बिना निषेचन के क्या बन रहा है? जनन, बिना निषेचन के। तो बिना निषेचन के एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, बिना निषेचन के, बिना जनन के एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। जब कोई चीज बिना निषेचन हो, बेटा ये कोई भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है, और इस वेजिटेटिव पार्ट को निकालकर कायिक भाग, देखो प्लांट के बारे में बात करें चाहे ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें, 2 सेल्स इंपोर्ट पाई जाती है, एक वेजिटेटिव सेल्स जिसको कायिक कोशिका बोलते हैं, और एक रिप्रोडक्टिव सेल्स। यू आर राइट। प्लांट में रिप्रोडक्टिव सेल्स मैंने बताया वो जो है ओवरी हो गई, अंडाशय हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, सारी रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाली हैं। इधर मेल पार्ट में पोलन हो गया, एग नहीं, एंथर स्टेमन हो गया, ये सारे क्या है? मेल और फीमेल पार्ट, दैट इज रिप्रोडक्टिव सेल्स। लेकिन उसके अलावा जो सेल डेवलप होती हैं, जैसे ब्रांच ले ली, कलम ले ली आपने, रूट ले लिया, स्टेम ले लिया, लीफ ले ली, उसे कायिक भाग कहते हैं। अब इसमें पोलन का और ओवरी का कोई रोल है क्या? नहीं है। इसमें तो डायरेक्ट ली प्लांट, कलम लगाई और एक नया पौधा तैयार। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ना, लैंगिक भाग काम में नहीं आ रहे हैं। हाँ, वेजिटेटिव भाग ही काम में आ रहे हैं। और यहां पर भी यही प्रोसेस हो रहा है, अलैंगिक जनन। ना तो इसमें मेल पार्ट का योगदान है, ना फीमेल पार्ट का। बिना विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। समझ में नहीं आ रही भाई? मतलब एक तरफ तो फल बन रहा है पूरा, एक तरफ एम्ब्रियो और सीड बन रहा है, फिर फल बन रहा है। मतलब कि एक दो कंडीशन हो रही है, दोनों कंडीशन इन्होंने वैज्ञानिकों ने खोज की
कि एक तरफ तो पूरा फल बन रहा है बिना सीडलेस, बिना सीडी, जिसमें सीडी नहीं है, एक तरफ सीड है, एम्ब्रियो है, उसके बाद में फल बन रहा है, लेकिन उसमें तो निषेचन हुआ ही नहीं। तो ज्ञान इतना ही समझना है, आपको कहीं पे भी कोई भी पूछे, ज्यादा डिटेल में आपको सिलेबस में नहीं है, केवल आपको इतना ही ज्ञान याद रखना है। कोई पूछ ले तूने हॉर्टिकल्चर पूछी है तो बता एपोमिक्सिस क्यों होता है, एपोमिक्सिस क्या है, पार्थेनोकार्पी क्या है, दोनों में एक छोटा सा अंतर बताते तो बोलोगे। देख सुन मेरी बात, हमने पढ़ा है रसगुल्ले वाले सर से, और रसगुल्ले वाले सर जो हैं, डेमो ज्यादा लग गया, रसगुल्ले वाले सर ने यह बताया है कि बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, यदि पूरा डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स हो रहा है तो उसे हम पार्थेनोकार्पी कहेंगे, और जब बिना निषेचन के ही एम्ब्रियो और सीड बन रहा है तो हम इसे एपोमिक्सिस कहेंगे। बिल्कुल मैंने अच्छे से डिटेल से समझा दिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं, अलैंगिक जनन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ना तो मेल की भागीदारी होती है ना फीमेल की भागीदारी होती है। तो ये घटना भी बताने वाला, प्लांट्स में, पुष्प में घटना बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था, विंकलर। विंकलर ने क्या कहा कि जो मुख्य रूप से जो पुष्प होता है, उस पुष्प के जो कॉमन भाग होते हैं, वो जो स्टेमन होता है, परागकण होता है, यहां पर जो वर्तिकाग्र होती हैं, तो जब भी वो मैकेनिज्म देख रहे थे, ऐसी प्रोसेस देख रही, तो कई ऐसे एग्जाम्पल उनको दिखाई दिए कि बिना निषेचन ही एम्ब्रियो बन रहा है। अब ये भी अलग अलग प्रकार की होती है, ये भी जब हम प्लांट ब्रीडिंग में जाएंगे तो बहुत प्रकार की होती है, तो ज्यादा हमें सीखना नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। मोटी मोटी बेसिक हॉर्टिकल्चर की बातें आपको सीखनी है। आज मैं पूरी बेसिक हॉर्टिकल्चर की मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा, उसके बाद में कल पूरा आपको सेगमेंट के रूप से क्या लिखाऊंगा, मोटी मोटी बातें आप ऑब्जर्व करो उन चीजों, ठीक है। तो ये तो हो गया एपोमिक्सिस, समझ में आ गया, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आगे एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी मैंने आपको बता दिया, मैं लिखा भी दूंगा, इसके उदाहरण भी लिखा दूंगा, प्राकृतिक और नेचुरल भी लिखा दूंगा। एपोमिक्सिस का क्या महत्व है, दोनों का महत्व क्या है, दोनों का महत्व यह है। पार्थेनोकार्पी का इंपॉर्टेंस ऐसे इसलिए है कि एक तो सीडलेस आपको वहां पर दिखाई देगा, बीज रहित, जिससे आपको गुद्दा ज्यादा मिलेगा, खाने का पार्ट ज्यादा मिलेगा, और जब खाने का पार्ट ज्यादा मिलेगा तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज्यादा होगी, विटामिन भी ज्यादा होंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होगी। दूसरी बात यह है कि इजी वे हम उसको खाएंगे, हम ज्यादा पसंद करेंगे, मार्केटिंग वैल्यू ज्यादा रहेगी उसकी। तरबूज में बीज ही बीज है, बीज ही बीज है, बीज ही है, इग्नोर कर देते हैं यार, हटाते, बहुत बोर हो जाते हैं। और बिना बीज वाला कभी कभी तो बीज भी स्टोन बन जाते हैं अंदर, तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, दरवाजे कभी कभी बंद हो जाते हैं, ज्यादा बीज होते हैं तो पूरे दरवाजे बंद हो जाते हैं। भगवान के दिए हुए 4 दरवाजे चारों बंद हो जाते हैं, है ना। तो दरवाजे बंद क्योंकि स्टोन लगा हो जाता है, ज्यादा बीज होता है तो वो स्टोन लाइक में बदल जाता है अंदर, तो समस्याएं आ जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। तो ये कई इसके फायदे हैं, आप फायदे मानो तो देखो बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये मैंने आपको बताया है। एक मैंने आपको बताया कि स्वपरागण को बढ़ाने वाले कारक, होमोगेमी, बाइसेक्सुअलिटी। अब मैं कहूं, एक तो क्रॉस पोलिनेशन मैंने बताया था कल, एक मैंने बताया था सेल्फ। सेल्फ का मतलब खुद की सर्विस। तो अब इसको बढ़ाने वाले कारक कौन से हैं, फैक्टर जो इसको सेल्फ पोलिनेशन बढ़ेगी उसमें? पहला तो बाइसेक्सुअलिटी, जो कल मैंने बताया था, हर्मोपोडाइट, बाइसेक्सुअलिटी, गायनोडायोसिस। एक ही फ्लोर में मेल भी और फीमेल ही है, अंदर ही भी गुप्पा चुप कर रहे हैं तो सेल्फ बढ़ रहा है कि नहीं है? सेल्फ सर्विस एक ही फ्लोर में हो रही है, दैट इज बाइसेक्सुअलिटी। तो प्रमोट इज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी बोलते हैं, ऑटोगेमी।
प्रमोट स्वपरागण को बढ़ाने वाला कारक में आया कि नहीं, इन्वॉल्व हुआ बाइसेक्सुअलिटी। एक ही फ्लोर में पिंक वाला क्या था, फीमेल, और ब्लू वाला क्या था, मेल, और दोनों एक ही जगह हैं, तो बेटे सेल्फ प्रोसेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ। और जो सेल्फ होती है मतलब बाइसेक्सुअलिटी, दैट इज प्रमोट। देखो यहां पर बाइसेक्सुअलिटी, गायनोडाइसिस वेराइटी, गायनोडाइसिस वेराइटी जो है उसमें मेल की आवश्यकता नहीं होती है, फीमेल और फीमेल एक ही पुष्प में रहते हैं। वो किसको प्रमोट कर रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, बाइसेक्सुअलिटी। जबकि डायोसिस प्लांट आप लगाते हो तो उसमें एक नर लगाने की आवश्यकता होती है, 10 के बीच में एक नर लगाओगे। गायनोडायोसिस वैरायटी में कोई नर की आवश्यकता नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है बेटा, धीरे धीरे पढ़ोगे, धीरे धीरे सीखोगे, आनंद तो नहीं आएगा लेकिन जिंदगी में कुछ सीख के जाओगे, बोर भी नहीं होगे, बिल्कुल धीरे धीरे। ये सारे जितने भी टर्मोलॉजी आपके हॉर्टिकल्चर में काम में आएगी ना, ये लाइफ टाइम तक हर जगह आपके काम में आने वाली है, हर जगह। बेटा कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है ना, तो वो 4 ऑप्शन देता है, होमोगेमी, बाइसेक्सुअलिटी, दैट इज फैक्टर ऑफ ऑटोगेमी, द प्रमोट। कौन सा फैक्टर जो ऑटोगेमी को प्रमोट करता है दे दिया, वो तो दिया तो हॉर्टिकल्चर में चाहिए। कई तो फिर ऐसे मारेंगे, ये कहां से आ गया, सिलेबस के बाहर है। आप तो कहोगे कि होमोगेमी लिखा होगा हिंदी में भी, बाइसेक्सुअलिटी, गायनोडाइसिस लिखने आ गया हिंदी में भी, और 2-4 और कारक आएंगे अभी, वो भी लिखे आएंगे, कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस, इसके तो रिट लगेगी, रिट, और इसके तो नंबर मिलेंगे। फिर अरे भैया लाला क्या खा के आया भैया, तू, तेरा दिमाग तो बेसिक हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया है, पता है आपको सेल्फ, आपने क्रॉस और सेल्फ तो पढ़ी है। बिना फ्लोर के फल कैसे बन जाता, तो फिर हॉर्टिकल्चर कैसे पढ़ लिया तूने, बिना फ्लोवर, बिना सीड है, ये सब मैकेनिज्म जो है फल बनने से पहला ही हो रहा है ना ये सारे काम। अरे पार्थेनोकार्पी जब उन्होंने खोज की थी नॉल ने, तो वो तो फल में ही तो खोज की थी कि बिना, विदाउट फर्टिलाइजेशन फल बन रहा है, तो वो तो हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। तो कई रसगुल्ले ऐसे सोचते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हमने, हमारे टीचर ने पढ़ाया नहीं, हमारे टीचर ने तो स्टार्ट किया था कहां से, लिखो प्लांट प्रोपोगेशन। यस सर, 2-5 ऐसे चुटकुले से क्वेश्चन आ जाते हैं, और मैं गारंटी हर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लो ऐसे चुटकुले से क्वेश्चन आते हैं। वो चुटकुले से क्वेश्चन कौन देता है, जो समझदार होता है ना पेपर बनाने वाला, वो जरूर चुटकुले क्वेश्चन देगा बाहर करने के लिए, भीड़ को बाहर करने के लिए। और भीड़ को बाहर करने के लिए ये 4-5 चुटकुले क्वेश्चन ही काफी हैं, 4-5 चुटकुले क्वेश्चन ही काफी हैं, जो जितना आपका सिलेबस है उसका बेसिक उठा कर देते हैं, वो बेसिक उठा कर देते हैं। अब बाइसेक्सुअलिटी प्रमोट कर रही है किसे, ऑटोगेमी को। होमोगेमी, होमो का मतलब समान, गेमी का मतलब गेमेट्स। अरे होमोगेमी का मतलब, जब होमो का मतलब मेल पार्ट भी सेम टाइम में मैच्योर हो रहा है और फीमेल टाइम भी सेम टाइम में मैच्योर हो रहा है, और दोनों एक ही टाइम में मैच्योर हो रहा है, तो सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। भाई एक ही फ्लोर में दोनों टाइम टू टाइम बिल्कुल एक टाइम ही मैच्योर हो गए, जवान हो गए, और जवानी की लीलाओं में डूब गए, तो बताओ हंसने की बात नहीं है। जवानी की, अब देखो उम्र के हिसाब से शादी होती है, उम्र के हिसाब से शादी होती है। जब 2 यंगस्टरों की शादी होती है, एक ही सेम उम्र होती है, तो वो सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ाएंगे अपनी योग्यता के अनुसार। उसने शादी की, दोनों मैच्योर हैं, दोनों का कनेक्टिविटी अच्छी है, समझदारी है, दोनों टाइम के मतलब एक की 22 है, एक की 21 है, बराबर सा है, होमोगेमी कंडीशन हो रही है, तो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपने आप में मैच्योरिटी लाने की कोशिश करेंगे, मतलब ऑटोगेमी बढ़ाएंगे। तो बेटा होमोगेमी का मतलब है जब मैच्योर मेल पार्ट एंड फीमेल जो पार्ट हैं सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं, एक ही समय पर मैच्योर होते हैं। जो कौन सी सेल्फ पोलिनेशन वाली क्रॉप होती है उनमें मेल और सेल्फ पोलिनेशन के, अब ये भी पता होना चाहिए सेल्फ कौन सी,
खुद एक ही पुष्प में मेल हो और एक में क्या हो, फीमेल, और अपना काम क्या कर ले, सेल्फ। और उस सेल्फ पोलिनेशन वाली क्रॉप में जब मेल पार्ट भी एक ही टाइम पे पक रहा है और फीमेल पार्ट भी क्या पक रहा है, एक ही टाइम पर पक रहा है, टाइम एक ही है इनका बेचारों का, तो मजे हो गए इनके तो। लेकिन फिर अब जब होमोगेमी हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है, इसी में से निकल के आता है होमोगेमी, इसी में से निकल के आती है दो टर्मोलॉजी और, प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंड्री। इस होमोगेमी में से दो टर्मोलॉजी, दो शब्दावली और निकल के आती है। वो क्या निकल के आती है बेटा यहां से, एक तो प्रोटोगाइनी, कौन सी गायनी, प्रोटोगाइनी, और एक आती है प्रोटोएंड्री। ठीक है, देखो सेम टाइम पे पक रहे हैं, होमोगेमी कंडीशन हो गई, लेकिन एक बार कभी कभी डिफरेंट टाइम पर पकते हैं, प्रोटोगाइनी कंडीशन, यानी कि यहां पर फीमेल पहले परिपक्व हो रहा है, फीमेल मेच्योर पहले हो रहा है, और उसके बाद में क्या हो रहा है परिपक्व, मेल क्या हो रहा है, मेल। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनी। आपको ऐसे याद नहीं होता ना, तो एक ट्रिक बता देता हूं। गाय क्या है, गाय हमारी माता है, गायनी क्या है, गाय, और गाय क्या है, फीमेल है। सांड क्या है, मेल है। तो मैंने तो सांड का तो नाम लिया ही नहीं, सांड के बिना गाय भी नहीं है और गाय के बिना सांड भी नहीं है, मतलब गाय क्या है, फीमेल है। फीमेल का मतलब गायनी, यानी कि फीमेल पार्ट पहले मेच्योर हो रहा है। तो यदि आप भूल जाओ ना तो गायनी लगाओ ना अंत में, अच्छा गाय सर बताया था फीमेल है गाय, और हाँ फीमेल पहले परिपक्व होगा, उसके बाद में मेल पर। तो इसके एग्जाम्पल में लिखाऊंगा प्रोटोगाइनी कंडीशन में कौन से वेजिटेबल्स आती है, कौन से फ्रूट्स आती है, मैं लिखाऊंगा एग्जाम्पल, को टेंशन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना, क्या कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद में ये परिभाषा में लिखाऊंगा नहीं, डायरेक्ट उदाहरण लिखाऊंगा आपको दिमाग में, फीमेल पहले परिपक्व होगा, मेल बाद में। लेकिन इसी होमोगेमी से एक और शब्दावली निकल के आती है, एंड्री। एंड्री इसका उल्टा, हाँ अपोजिट कर दो बेटा, मेल पहले पकेगा, फीमेल बाद में। मक्का ध्यान दो, मक्का, मक्का में प्रोटो एंड्री कंडीशन पाई जाती है। मक्का में एक जो होता है उसे टेसन, टेंसल बोलते हैं, टेसन, टेसल, मेल पार्ट को पहला परिपक्व होता है, उसके बाद में फीमेल पार्ट परिपक्व होता है, तो प्रोटो एंड्री कंडीशन है। कौन सी एंड्री कंडीशन है, प्रोटो एंड्री कंडीशन है। तो यहां पे आप सभी को समझ में आ रहा है राहुल, और कौन कौन यहां पर जो है मेरी क्लास ले रहे हैं, एक बार क्लास बताओ कैसी, 2 मिनट पूछ लेते, क्लास कैसी लग रही है। संतोष यादव, राम राम, राम राम, कैसी लग रही है क्लास आपको, झकास। हाँ रजनी कुमारी जी, क्लास के बारे में आप बताओ, अच्छे से समझ में आ रहा है, आप सभी को समझ में आ रहा है, रिवीजन क्लास चल रही है, कमेंट्स करके बताओ किस किस को नाइस क्लास। बहुत बहुत अंजू हमेशा नाइस क्लास बोलती है, और रजनी कुमारी भी बोल रही है नाइस क्लास, ठीक है। तो यहां पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मैंने आपको प्रोटो एंड्री कंडीशन बताई, वो आपको मैंने फीमेल में प्रोटो एंड्री प्रोटोगाइनी। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2-3 दिन आपके बेसिक को मजबूत करूंगा, ऐसे मत समझना सर कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, बेसिक मजबूत करूंगा 3-4 क्लासों में, और सब लिखाऊंगा। टॉपिक पे तो चलूंगा 6-7 दिन, तो मैं टॉपिक पे चलूंगा, जब टॉपिक पे चलूंगा तो वहां पढ़ने का अलग ही मजा आएगा। हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी, जो अगर मंडे से आपके एग्रोनॉमी भी स्टार्ट कर दूंगा मैं, 8 से 9, 9 से 10, 8 से 9 आपकी एग्रो चलेगी, इंट्रोडक्शन एग्रो में भी, बेसिक एग्रोनॉमी। बेटा एग्रोनॉमी में ऐसी ऐसी चीजें हैं, अदगल गगरी छलकत जाए, कई कई ऐसे रसगुल्ले होते हैं बिल्कुल पूरी एग्रोनॉमी को रट लेते हैं ऐसे, नेमराज सुंडार, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, 11-12 एग्रीकल्चर, और फलाना एग्रीकल्चर, फलाना एग्रीकल्चर, इतनी किताबें रट लेते हैं। अब आजा किशन कहां से आएगा बाहर,
ऐसे होके जाता है। अब तो क्वेश्चन कहां से आता है, सारी किताबें पढ़ दी मैंने। ठीक है, पेपर देने गया, 5-7 क्वेश्चन तो बिल्कुल लल्लन टॉप इजी। अरे औकात क्या है इन क्वेश्चनों की, हटा हटा रगड़ा। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो मेरे से ऊंचा कोई है ही नहीं। और बगल में देखता है ना तो किसी को देखता नहीं, इधर दीवार को भी नहीं देखता, आगे क्या खूबसूरती है, पीछे क्या क्या खूबसूरती है, या कोई लल्लन टॉप बैठा है, कोच बैठा, हटा रगड़ा, क्योंकि और कॉन्फिडेंस। 4-5 क्वेश्चन बीच बीच में डालते हैं एग्जामिनर, ऐसे जो माथा को घुमा देते हैं। अब वो तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था पहले स्टार्टिंग में, बोला ये इसकी औकात क्या है, ये ले, उसकी औकात वो क्वेश्चन बता देता है। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में वो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था उसको भी उन शहर में टिक लगा के आ गया। क्या समझ रहे हैं यार, मेरे को आता ही है तो ये लो। और ऐसे 5-7 क्वेश्चन गलत हो गए उसके। किताबें पूरी पढ़ दी बेटा, किताबों में से आया ही नहीं। 8-7 क्वेश्चन ऐसे आए जो इस तरीके से आए, बाइसेक्सुअलिटी, और ऐसे आए स्वपरागण को बढ़ाने वाले कारकों में कौन सा कारक सुमेलित नहीं है। हाँ? यार ये तो किताब तो पूरी पढ़ दी आप, ये तो कहीं मिला ही नहीं। पहला आ गया बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी, और तीसरा आ गया आपका प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री का तो कोई लेना देना ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अब ना तो उसको प्रोटोएंड्री के बारे में पता, ना उसको बाइसेक्सुअलिटी के बारे में पता, ना उसको, अब उसको तो ये भी पूछ लेना, आप चले जाओ किसी भी इंस्टीट्यूट में, मैं आपसे आज एक वादा करता हूं बेटा, गारंटी है, गारंटी, आप किसी भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में जाकर ये पूछ लो कि बाइसेक्सुअलिटी और गायनोडाइसिस में क्या अंतर है, दोनों तो एक ही है ना, वो गारंटी अंतर बताएंगे आपको। किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को पकड़कर यहां रखो कि तू बीएससी कर रहा है, 12वीं पास कर लिया, तुमने सेल्फ ग्रो पढ़ी है, तू बता बाइसेक्सुअलिटी और गायनोडाइसिस में क्या अंतर है। वो किताबें ठाके ऐसे करने लग जाएगी। बस बोला पपाया पढ़ा है, पपाया में बाइसेक्सुअलिटी वेराइटी जानते हैं? नहीं, बाइसेक्सुअलिटी थोड़ी होती है, गायनोडाइसिस होती है। ऐसे होगा, मेरी बात मानते नहीं हो, मेरी बात आपको मैं कह रहा हूं, किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट के किसी भी स्टूडेंट को पढ़ लो, जो कितने भी टॉप टीचर से वो पढ़ा, उसे पूछ लो कि बाइसेक्सुअलिटी वेराइटी होती है क्या पपाया में, मना करेगा वो। कोई इंटेलिजेंट हो, कोई अच्छे टीचर से पढ़ा हुआ हो, उसकी बात अलग है, जो जानता हो टर्मोलॉजी, जैसे एमएससी किया हुआ, बीएससी किया, लेकिन मैक्सिमम टीचर नहीं पढ़ाते ये चीजें। वो डायरेक्ट 2-4 क्लास लेते हैं और डायरेक्ट चलते अपने डायरेक्ट टारगेट पे। 3 महीने में सिलेबस और 3 महीने में गेट आउट। बेटा मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जीवन में आप एक चीज समझना, टॉपिक तो आप पहले भी पढ़ोगे और बाद में भी पढ़ोगे। आप क्या नहीं पढ़ रहे हो इसके बारे में आप विचार किया आपने कभी? आप 10 साल के पेपर उठा के देना, उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं। आप अब मेरी बात मत मानो, 10 साल के पुराने पेपर उठा लो, कोई से भी कंपटीशन के, एग्रीकल्चर, आपको 85% पेपर तो बिल्कुल इजी मिलेगा, मीडियम में पेपर मिलेगा जो आपकी किताबों में मिल जाता आराम से, लाइन टू लाइन। लेकिन बेटा आप इस चीज को भी तो अपने आप में मानने की कोशिश करो कि 85% किताबों में सेम टू सेम मिल रहा है, तो 85% मतलब 85% स्टूडेंट भी सेम टू सेम होंगे कंपटीशन में। तो कोई कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन वो पहले था वही अब है। कोई अंदाजा नहीं लगाता इस चीज का। लेकिन इस कंपटीशन में जो 15% जो चीजें पूछी गई है, उसमें वो कितना हायर कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी ले रहा है और नंबर बढ़ाने में, उसी टाइप से उसका सिलेक्शन होता जाएगा। 1 करेगा सिलेक्शन में आएगा, 2 करेगा सिलेक्शन में आएगा, 3 करेगा मेरिट में आ जाएगा, 4 करेगा मेरिट में आ जाएगा। तो बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी मैंने आपको बताई, इस होमोगेमी से 2 चीज निकल के आती है, प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंड्री। जब आप मेल और फीमेल सेम टाइम में परिपक्व हो रहे, मैच्योर होते हैं, ऐसी कंडीशन को होम्योगेमी, गेमी का मतलब हो गया गैमेट्स, होमो का मतलब समान, हेट्रोगेमी डिफरेंट। हां, तो ये चीज मैंने आपको यहां पर बताई है। और आगे देखो, ये भी बता, क्लिस्टोगेमी देखो,
चेस्मोगेमी, चेस्मोगेमी और एक होती है क्लिस्टोगेमी। अब आपको पता है चेस्मोगेमी में और क्लिस्टोगेमी में क्या अंतर है, पढ़ा है कभी? बस तो बस यही तो है। चेस्मोगेमी डायग्राम से थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हो। पहले पुष्प बंद था और फिर खुल गया। कई ऐसे फ्लोर होते हैं जो बंद होते हैं, पैक क्लोज फ्लोर होते हैं जो बंद होते हैं और धीरे 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 ओपन होते हैं। बंद पुष्प में ही निषेचन की क्रिया हो रही है, जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है, और फुल खोलने के बाद में वो पूरा क्या हो जाता है, निषेचित हो जाता है, फर्टिलाइज्ड हो जाता है। चेस्मोगेमी प्रोसेस दोनों एक जैसी हैं, लेकिन एक कंडीशन चेस्मोगेमी में द फैक्टर ऑफ ऑटोगेमी, ऑटोगेमी को बढ़ाने वाले कारक तो बढ़ा रहा है बेटा। क्लोज बंद पुष्प के अंदर परागकण की क्रिया हो रही है, बंद पुष्प के अंदर परागकण की क्रिया हो रही है, और जब वो ओपन होता है तो परागकण की क्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, चेस्मोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं, चेस्मोगेमी। क्या कहते हैं, चेस्मोगेमी। तो ये जो फ्लोर है बंद है, उसके बाद में ओपन हो गया, तो ये क्या कहलाया, चेस्मोगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है, चेस्मोगेमी। आपको पता होना चाहिए बेटा ये चीज। क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी में ये देखो ए और बी वाला पार्ट आपको दे रखा है, ए मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। इसका उल्टा, बंद फूल को खुलने के बाद में, ओपन होने के बाद में स्वपरागण की क्रिया हो। ओपन फूल के अंदर मेल और फीमेल पार्ट में स्वपरागण की क्रिया हो, अगर ऐसी क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, क्लिस्टोगेमी कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लिस्टोगेमी। बंद था उस समय तो इसमें परागण नहीं हुआ, लेकिन ओपन होने के बाद में इसमें परागण की क्रिया हुई, क्लिस्टोगेमी। ये बंद में, इसमें बंद था और बंद में क्या हो गई, परागकण की क्रिया, और ओपन होने के बाद में फल पुष्प का क्या हो गया, निर्माण हो गया, फल का क्या हो गया, निर्माण हो गया। वो क्या कहलाई, चेस्मोगेमी। क्या कहलाई, चेस्मोगेमी। अब मुझे आप बताओ, एक बार मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंटों से भी बात करके आता हूं। हाँ, सभी स्टूडेंट यहां पे लाइव जुड़े हुए हैं। रजनी कुमारी, राहुल, संतोष, तो ये सारी कंडीशन मैंने क्या बताई, चेस्मोगेमी, क्लिस्टोगेमी। एक बार वापस बताते हूं, देखो बेटा सिंपल से मैं बताऊं, इसके उदाहरण लिखाऊंगा, जैसे गेहूं है, ओट है, जो सारे जो हैं वो मैं आपको लिखाऊंगा। देखो बेटा, क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, फ्लोर जो होता है, एक बंद होता फ्लोर होता है, उसमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, ठीक है। क्लोज फ्लोर है, अब बंद में हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, खुलने के बाद में इसमें परागकण की क्रिया हो रही है। वो भी कौन सी परागकण, स्वपरागण की क्रिया। तो प्रमोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये तो क्या कहलाया है, क्लिस्टोगेमी। बंद में नहीं होकर ओपन में हो रहा है, ओपन में स्वपरागण हो रहा है, उसको तो कहते हैं क्लिस्टोगेमी। और एक क्लोज में, बंद फूल पुष्प में ही स्वपरागण हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, चेस्मोगेमी। क्या कहेंगे, चेस्मोगेमी। और फिर वो खुल रहा है आराम से। तो चेस्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी आपको समझ में आएगी कि मैं लिखाऊंगा, आराम से नोट्स लिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, शानदार आपके समझ में आ जाएगा। आगे देखो, हाँ मैंने बता दिया व्हाट इज फ्रूट्स के बारे में, मैंने बता दिया, फिर भी मैं एक बार मैंने बताया कि निर्माण अंडाशय से, ओवरी से, कार्य बीज की सुरक्षा करना,
ये मैंने आपको बता ही दिया था, इसमें कोई ज्यादा आपको नहीं है। निषेचन के आधार पर मैंने सत्य फल बताया था। सत्य फल जो है ओवरी से डेवलप होता है, सीड से डेवलप होता है। असत्य से भाग जो पुष्पासन से डेवलप होता है। अभी मैंने बताया कि ओवरी बनती है, ओवरी से सीड बनता है, फिर बनता है तो वो सत्य फल कहलाता है। जो पुष्पासन वाला भाग है उससे वो असत्य फल कहलाता है। थैलेमस वाले भाग से मैंने बिल्कुल बताया है आपको। टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स। अब इसमें कैसे समझे, देखो यहां पर फर्टिलाइज्ड ओवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्रूट डेवलप हो रहा है और पेरिकार्प है बाहर, ग्रेप्स। फॉल्स फ्रूट्स को आप देखोगे तो फॉल्स फ्रूट्स में जो है सीड और ओवरी हैं, जो वो कोर के रूप में ओवरी हैं, पेरिकार्प है, फ्लोर पार्ट्स, फ्यूज एंड स्वेल, यानी कि यहां पर जो फ्लोर पार्ट है स्वीज यानी कि बिल्कुल सिकुड़ रहा है, स्वेल हो रहा है, और उस पूरे पुष्पासन वाले भाग से फल बन रहा है। जैसे क्या है, एप्पल है। क्या है, एप्पल है। तो टू टाइप्स फ्रूट्स मैंने बताया, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स। लिखवाऊंगा, ये भी डायग्राम भी लिखवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्रो और ओटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके एनिमल हस्बेंड्री वाले सर आएंगे, वो आ जाएंगे, और उसके बाद में आपकी जो क्लास होगी वो हिस्ट्री की होगी, उसके बाद में हिंदी की होगी, उसके बाद में ज्योग्राफी की होगी, ठीक है। और मंडे से आपकी 8 से 9 आपकी एग्रो की चलेगी, उसे होटी की चलेगी, हिस्ट्री की चलेगी, हिंदी की चलेगी, फिर ज्योग्राफी। कल्चर बाद में पढ़ेंगे, कल्चर इजी है बेटा, तो बाद में भी हम सेट कर लेंगे उसको। तो बेटा मैं आपको एक चीज मैं बता देता हूं, आपको याद रखना, एक चीज याद रखना, ये अब पकने के आधार पर मैं आपको ये डायग्राम से बताऊंगा, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक, क्योंकि एक तो मैंने बता दिया ट्रू और एक फॉल्स, लेकिन एक पकने के आधार पर भी तो हम फल के प्रकार देखते हैं ना बेटा। ये तो अपने सिलेबस में भी है, क्लाइमेट्रिक फल कौन से हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फल कौन से हैं। लेकिन बेटा इसका एक बहुत तगड़ा राज है, वो मैं बताऊंगा इस ग्राफ के माध्यम से। आप किताबी कीड़ा बन के रट लेते हो कोई चीजों को, उसको एक तरफ क्लाइमेट्रिक कर दे तो जो पेड़ पर ही पक जाता है वो क्लाइमेट्रिक, जो पेड़ से तोड़कर नीचे गिरता है उसको बाद में पकाते हो नॉन क्लाइमेट्रिक। ऐसे कुछ परिभाषाएं लिखी होती है, ऐसे है उल्टा, इसी तरीके से आप पढ़ लेते हो नॉन क्लाइमेट्रिक क्लाइमेट्रिक। बेटा राज छिपे हुए हैं, बड़े बड़े राज छिपे हुए हैं, ये राज मैं आपको बताऊंगा स्लाइड के माध्यम से। मेरी क्लास ऑथेंटिक क्लास मैंने 4 साल 5 साल 3 साल तो मैंने पढ़ाया वहां पे, जो नामी इंस्टीट्यूट है। अभी नाम स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया, कुछ स्टूडेंट नहीं थे, 3 साल वहां पर प्रॉपर ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले स्टूडेंटों को मैंने पढ़ाया 3-3 4-4 घंटे। दैट इज प्रोग्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट्स। और भगवान से आगे भी कामना करता हूं कि वो प्रोग्रेस करता रहे, लेकिन मैंने बहुत अच्छी मेहनत की वहां पे उसके नींव को मजबूत करने के लिए। बच्चा जो भी आता था ना ऐसे सर्टिफाइड होके, जो बच्चा वास्तव में शिक्षा लेना चाहता है, वास्तव में कुछ सीखना चाहता है, वो तो बिल्कुल शेर हो जाता है मैं कि यार। और जो ऐसे आते हैं ना, चल 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 चॉकलेट लेके आते हैं, भग 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 भग, वो पीछे जाता था चॉकलेट लेते हैं, हेलो एक्सक्यूज मी चॉकलेट। मैं उनको खड़ा होकर धमका देता था, खड़प निकल बाहर। वो 4-5 जने जाते हैं, 4-5 जने, अब एक सर्किल के एक जैसे फ्रेंड, वो 5 जनों गुट बना लेते थे। ये सर का तो बाइकाट करना है, क्योंकि पढ़ने से तो उनको मतलब नहीं था, क्योंकि कैसे बोल दिया चॉकलेट के लिए। गए सर के पास, हेलो सर, समझ में नहीं। फिर वही मेरी सर्किल आई जो समझने वाले पढ़ने वाली थी, वो आ गई 10-20, अरे क्या बोल रहा है सर के लिए। दोनों की लड़ाई हो गई, धमाधम धमाधम, गुट बन गए, एक गुट बी गुट, एक मेरे लिए लड़ रहा था और एक मेरे को हटाने के लिए लड़ रहे थे। तो कई ऐसे कॉन्सेप्टली थ्योरी होती है बेटा, जिसको हम देखो, आप कहीं पे भी जाओ ये मत समझना कि एग्रीकल्चर तो रट लेंगे, पढ़ लेंगे, रट लेने वाली सब्जेक्ट है, बिल्कुल गलत है बेटा। रटने वाली सब्जेक्ट होती तो फिर प्रैक्टिकल क्यों होते हैं एग्रीकल्चर में। साइंस है ना, उसको साइंस को तो समझना ही पड़ेगा, मैथ को भी समझना पड़ेगा, फिजिक्स को भी समझना पड़ेगा, बायोलॉजी को भी समझना पड़ेगा, तो फिर एग्रीकल्चर को समझना, ये भी तो साइंस ही है। इसमें अरे प्रैक्टिकल जिसमें प्रयोगिक कर रहे हो आप, जैम बनाना सीख रहे हो आप, क्या क्या डल रहे हैं, कैसे बन रहा है, कितने उबाल बिंदु है, ये तो प्रैक्टिकली चीजें हैं। कितने टेम्परेचर में गर्म कर रहे हो, क्या है कड़वापन, स्टिकनीनेस है, थोड़ा पतला है, इसको गाढ़ा किससे किया जाए, सिरका कितना कब डाला जाएगा, कौन से टेम्परेचर, ठंडा कैसे किया जाएगा, दैट इज प्रोसेस इन मैकेनिज्म ऑफ जैम। ये तो प्रैक्टिकली बात हुई।
क्यारी बना रहे हो, 80 फुट की क्यारी थोड़ी बनाओगे, वो तो उस फ्लोर के साइज के हिसाब से, पेड़ के साइज के हिसाब से, उसकी लंबाई के हिसाब से ही तो आप उस गड्ढे बनाओगे, खोदोगे। प्रैक्टिकली चीज ही तो है, आप कॉमन सेंस तो लगाओ बेटा। आम का पौधा बहुत बड़ा होता है, बड़ा होता है, अमरूद का तो उसका गड्ढे का आकार भी बड़ा होना चाहिए। अब पपीता जैसा जता गड्ढा थोड़ी होना चाहिए, नहीं, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसके तो तना होता है वो मोटा होता है। सही बात है ना? पूरी कॉन्सेप्ट बेस पर बसी हुई है, जिसको एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर कॉन्सेप्टली समझ में आ गई ना बेटा, इसकी टर्मोलॉजी समझ में आ गई। मैंने बच्चों को ड्राई फार्मिंग पढ़ाया, 90% बच्चों की कॉल आते हैं मेरे पास कि सर मजा आ गया, ड्राई फार्मिंग पार्ट ए और पार्ट 2 ही पढ़ाया मैंने, पार्ट 3 तो अब आएगा, रिलीज होगा, क्योंकि मूवी रिलीज होती है ना, थोड़ा ट्रेलर देते, तीसरा पार्ट अब आएगा। बच्चों को मैंने मैप के माध्यम से ऐसा बताया, बच्चों को यही पता नहीं था कि ड्राई खेती कहां की जाती है अपने, बच्चे तो रट रहे थे किताबों में। वो तो जहां गंगानगर हनुमानगढ़ में भी यही सोचते हैं कि ड्राई फार्मिंग हो रही है, ड्राई फार्मिंग हो रही है, जबकि वहां तो रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, संसाधन उपलब्ध हैं, नहरें हैं, तो वो तो ड्राई फार्मिंग जो वर्षा पर आधारित खेती हो, जिनमें नमी संरक्षण के नियम लागू हो। अब तो पश्चिमी भाग पूरा ड्राई फार्मिंग करता है, बारिश के पानी पर निर्भर करता है, उसी को स्टोरेज करता है, उसी से खेती करता है। किसी को यही नहीं पता है ड्राई फार्मिंग और ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या अंतर है। किताबों में है, रटा हुआ है, लिख लो, पढ़ लो, रट लो। रेनफॉल फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और ड्राई फार्मिंग, तीनों अलग अलग चीजें हैं। और वो मैंने एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, वो ड्राई फार्मिंग, क्लाइमेटिक जोन है, वो मैंने अच्छे से पढ़ाए। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पढ़ाऊंगा पकने के आधार पर क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फल। सापेक्ष बदलाव जो आएंगे मैच्योरिटी समय, परिपक्वता समय में, वो एक में इस तरीके से बदलाव आएंगे और एक में इस तरीके से बदलाव आएंगे। यानी कि हम बात करें कि रेस्पिरेशन रेट क्लाइमेट्रिक फल में तो धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे बढ़ना, और नॉन क्लाइमेट्रिक में रेस्पिरेशन जो रेट है वो रुक जाएगी। क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इंसुलिन की मीटर में दर, इंसुलिन जो है, सॉरी इथाइलिन, यहां पर सोरा ये टाइपिंग में गलत कर दिया यार, इथाइलिन। अब बेटा इथाइलिन की जो दर है क्लाइमेट्रिक में बहुत अच्छी, वेल, लेकिन इसमें नॉन क्लाइमेट्रिक में अच्छी नहीं है। इथाइलिन क्या होता है? फल को पकाने वाला हार्मोन्स होता है। तो क्लाइमेट्रिक में आम को तोड़ने के बाद में पकाया जा सकता है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। पपीता को तोड़ने के बाद में पकाया जा सकता है, क्लाइमेट्रिक फूल, यानी कि उसमें इथाइलिन की मात्रा भी क्या होती है? अच्छी होती है और धीरे धीरे बढ़ता है। केला को पकाया जा सकता है, चीकू को, अमरूद को पकाया जा सकता है, खजूर को। लेकिन जैसे नॉन क्लाइमेट्रिक फल, नींबू वर्गीय फल तो केवल पेड़ पर ही पकेंगे, पेड़ में तोड़ने के बाद में नहीं पकेंगे। अंगूर भी केवल पेड़ पर ही पकेंगे, अनार भी पेड़ पर, अनानास भी, जामुन भी और आंवला भी। अब बेटा अनानास में तो सीड नहीं होते हैं, अनानास में सीड नहीं होते हैं, तो वो भी एक पार्थेनोकार्पी का उदाहरण है, नेचुरल पार्थेनोकार्पी का। तो ये सारी चीजें हम पे आके पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 3-4 क्लास में हम सब बेसिक पढ़ेंगे, सारी चीजें क्या पढ़ेंगे? बेसिक चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर फल के खाने योग्य भाग देखो, पहले तो मैंने पाठ बताया, अब देखो इतना शानदार जबरदस्त टीचर क्या आएगा, पहले पूरे पाठ समझा दिया, अब खाने योग्य यहां पूरे एग्जाम्पल लिखूंगा, पूरे इधर और इधर आपको पूरे एग्जाम्पल 10-15 जितने भी फ्रूट थे ना आपके, वो इस डायग्राम से समझाऊंगा। मैंने तो सीड कोड तो लिया ही नहीं, सीड वाला भाग तो लिया नहीं, एपिकार्प, मीजोकार्प, सीड्स, एंडोकार्प जो खाने योग्य वो भाग लिए। उसके बाद में यहां पर देखो पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, रसदार टेस्ट है किसमें खाते हैं, पुष्पासन किसमें खाते हैं, पेरिकार्प प्लेसेंटा भी खाते हैं वो, और प्लेसेंटा किसमें खाते हैं, ये सारी चीजें हम बात करेंगे।
पुष्पक्रम क्या होते हैं? इन्फ्लोरेसेंस के बारे में तो पता होना चाहिए। पूछ लेता है कभी सोलेटरी प्रकार का पुष्पक्रम कौन से, सोलेटरी टाइप का पुष्पक्रम कौन से फल में पाया जाता है? सोलेटरी टाइप का मतलब होता है बेटा, देखो सोलेटरी एकांतर क्रम में पुष्प का लगना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आंवला और गवावा। तो सोलेटरी पुष्पक्रम कौन से फ्रूट्स का पुष्पक्रम है, उसका नाम बताओ। 4 फ्रूट आ जाते हैं, जिसका रस पढ़ा हुआ है, हमने अच्छे से पढ़ाया है इन्फ्लोरेसेंस को, डायग्राम विद डायग्राम, तो गलत होगा ही नहीं। हमारी क्लास में देर लगेगी, हमारी क्लास में चीजें अच्छी समझ में आएगी। मैं यहां पे 50 से 55 घंटे में आपकी क्लासें पूरी कराऊंगा। कई 40 दिन में, 40 घंटे में पूरी क्लास करवा देते हैं, पूरा हॉर्टिकल्चर पढ़ाते हैं 40 दिन, 40 घंटे, 1 घंटा डेली, तो 40 दिन हो गए। मैं 55 से 60। फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कूद जाना आप, आपकी हॉर्टिकल्चर कभी गलत नहीं हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक हॉर्टिकल्चर के बारे में बता दिया है। अब आपके जो हैं हिस्ट्री वाले सर आने वाले हैं, उसके बाद में हिंदी, उसके बाद में ज्योग्राफी। तो ये मैंने कल वाली क्लास ली, आज वाली क्लास ली, 2 रिवीजन क्लासेस आपको मैंने बता दी हैं। अब इस क्लास को यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप अपने एप्लीकेशन है ना, उस पर जाकर देख सकते हो। कोई चीज़ नहीं भी आई तो रात, मैंने कल भी बुलाया था आपको, नहीं आए आप, फ़ोन भी नहीं किया आपने तो। और अभी मैं शाम को जाते थे, मेरे से मिलके जाओगे, क्या पढ़ा है, डायरी लेके आए हो नहीं लेके आए हो, जो टॉपिक मैंने बताया वो पढ़ के आए हो, वो टॉपिक जब भी साइन करूंगा जब वो टॉपिक आपको क्लियर होंगे, नहीं तो घर पे फ़ोन करूंगा। डायरी मंगाई थी, कल का जो टॉपिक है उसको ऐड कर लिया, क्या क्या पढ़ाया है, क्या कंफ्यूज हो रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा, वो चीज़ आप मुझे पूछोगे, उसके बाद में उस पर साइन करूंगा, नहीं समझे साइन नहीं करूंगा और घर पे फ़ोन करूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, मुझे चेक करवा के जाओगे। बेटा अब इसके बाद में हिस्ट्री की क्लास होगी, उसके बाद में हिंदी की।